हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेटी एजुकेशनल एकेडमी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फंडामेंटल राइट्स। ओके, फंडामेंटल राइट्स को हम हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार। अब ये मौलिक अधिकार क्यों बोलते हैं हम इसे? देखिए, मौलिक या फिर मूल। मूल का मतलब होता है बेसिक। ऐसे राइट्स जो बेसिक है हमारे लिए, जो हमारी लाइफ के लिए बेसिक हैं। कहने का मतलब है कि अगर ये अधिकार लोगों के पास नहीं होंगे तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी सकते। जो लोग हमारा संविधान बना रहे थे उन्हें ये पता था कि जनता के लिए भी हमें बहुत कुछ करना है और आगे आने वाला टाइम ऐसा हो सकता है कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो तानाशाह हो सकता है वो जनता के बारे में सोचे ही ना, और अगर वो पब्लिक के बारे में नहीं सोचेगी तो पब्लिक को प्रोटेक्ट कौन करेगा? ठीक है, तो ने पब्लिक्स को उन लोगों ने पब्लिक के लिए कुछ ऐसे अधिकार दे दिए संविधान में कि जो छीने ही ना जा सके। गवर्नमेंट कितनी भी खराब हो, गवर्नमेंट कितनी भी तानाशाह हो, लेकिन अगर वो मौलिक अधिकार, वो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होंगे तो वो उनको नहीं छीन पाएगी। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स संविधान में दिए तो गए, लेकिन उसके साथ साथ ये प्रोटेक्शन भी दे दिया गया कि इन फंडामेंटल राइट्स को अगर छीना जा रहा है तो हम कहाँ जा सकते हैं? हम जुडिशरी का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये बेसिक राइट्स हैं जो इंडियंस को मिले हुए हैं, या कुछ ऐसे भी राइट्स हैं जो फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में गिवन है। ओके, आर्टिकल जो है, आर्टिकल डील करता है 12 to 35। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स गिवन है, जो कि पार्ट 3 में है। ठीक है, अब इन फंडामेंटल राइट्स को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब ये क्या है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्या है? देखिए, हुआ क्या था, ये जो मैग्ना कार्टा है ना, ये पहला रिटन डॉक्यूमेंट था। पहला रिटन डॉक्यूमेंट किसका? लोगों के फंडामेंटल राइट का, जो कि इशू किया गया था किसके द्वारा? बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड इन 1215। एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो इंग्लैंड के जो किंग थे जॉन, उन्होंने 1215 में इशू किया था, एक पहला रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स का। तो इसलिए जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स लाए गए ना, तो उसको हमने क्या बोल दिया कि ये जो है ये मैग्ना कार्टा है ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि क्या क्या हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन है। ओके, कौन कौन से? तो पहला जो फंडामेंटल राइट है हमारा वो है राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी का क्या मतलब है? समानता का अधिकार। और ये कौन कौन से आर्टिकल में आएगा? आर्टिकल 14 to 18 इससे डील करता है, मतलब 14, 15, 16, 17 एंड 18। टोटल 5 आर्टिकल्स हैं जो राइट टू इक्वलिटी से डील करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके लिए कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 19 to 22, 19, 20, 21 एंड 22। ये सारे आर्टिकल किससे डील करते हैं? राइट टू फ्रीडम से, स्वतंत्रता के अधिकार से। नेक्स्ट आता है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 और 24 इस आर्टिकल करता है किससे? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट आपका है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके लिए आर्टिकल है 25 to 28।
25, 26, 27 एंड 28, टोटल 4 आर्टिकल इससे डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। पहला तो है सांस्कृतिक अधिकार और दूसरा है शैक्षिक अधिकार, एजुकेशनल राइट। इससे कौन कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं? आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ओके, नेक्स्ट आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखिए यहाँ तक जो हमने पढ़ा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, है ना, शैक्षिक अधिकार, ये सब तो ठीक था, लेकिन ये क्या हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है? देखिए, ये जो हमने अधिकारों की बात की ना, अगर ये अधिकार हमसे छीने जाएं, अगर किसी ने भी इन अधिकारों को छीनने की कोशिश की, तो हमारे पास क्या है? रेमेडी है, इसका इलाज है। और वो इलाज क्या है? वो इलाज है आर्टिकल 32 के रूप में। आर्टिकल 32 हमें ये पावर देता है कि इन सारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं? हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, हमने बात की थी कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है आर्टिकल 12 to 35, लेकिन हमने शुरुआत की 14 से, है ना। और यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे देखिए 30 है, उसके बाद डायरेक्ट आ गया 32, 31 कहाँ गया? ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आर्टिकल 31 कहाँ गया और इसमें क्या था। तो आर्टिकल 31 था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। ये एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया। किसके थ्रू? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ा? देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, और हमने पहले भी बताया कि फंडामेंटल राइट एक ऐसा राइट है जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। अगर वो हमसे छीना जाएगा तो हमारे पास क्या अधिकार है? हम आर्टिकल 32 के थ्रू हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सकता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का अधिकार, आपको पता है जब अंग्रेज हमारा देश छोड़कर गए, है ना, उससे पहले यहाँ पर क्या चल रहा था? जमींदारी सिस्टम। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम में लोगों के पास ज़मीनें कितनी थी? किसी के पास 500 एकड़ है, किसी के पास 1000 एकड़ है ना, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक, तो यही कहने का मतलब है कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, कुछ एकदम बॉटम पे हैं, कुछ एकदम टॉप पे हैं। जब देश आज़ाद हुआ ना, जब पहले पीएम बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनके पास सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था गरीबी ख़त्म करना। ठीक है, और गरीबी ख़त्म करने का मतलब है कि सबसे पहला उनको दिखा कि यार प्रॉपर्टी तो बहुत अजीब सा डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर्टी का, है ना। किसी के पास हज़ारों एकड़ है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, कुछ किसान भूखे मर रहे हैं और कुछ तो एकदम महाराजा हो रहे हैं। तो करना क्या होगा? तो उनकी नज़र सबसे पहले इस पे गई, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, इसको ये कहीं ना कहीं गड़बड़ जा रहा है। ठीक है, अब चलिए, ये पता तो था उस टाइम पे, सबको ये चीज़ें समझ में आ रही थी, लेकिन एक्शन कौन ले पाया? एक्शन हुआ ये 1978 में। ये नेहरू जी का टाइम नहीं था। 44th अमेंडमेंट 1978 ये इंदिरा गांधी जी के भी बाद में हुआ, जब पहली सरकार आई, पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, जनता गवर्नमेंट, उस टाइम पे ये अमेंडमेंट किया गया और राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया। बट बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड यही था कि जो प्रॉपर्टी थी ना, जो ज़मींदारों के पास प्रॉपर्टी थी, वो इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने। ठीक है, और जब गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया तो लोगों की हालत ख़राब होने लगी और ज़मींदार क्या करने लगे? कोर्ट जाने लगे। कोर्ट जाके वो क्या बोलते थे कि राइट टू प्रॉपर्टी तो हमारा फंडामेंटल राइट है, आप तो छीन ही नहीं सकते उसको, है ना। और अगर आप छीन नहीं सकते हो तो डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही नहीं सकता, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो देश से गरीबी कैसे हटेगी? ठीक है, तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो इसलिए क्या ज़रूरी था? इस राइट टू प्रॉपर्टी को हटा देना। ठीक है, ये रिमूव कर दिया गया। कैसे रिमूव किया गया? इसके लिए एक अमेंडमेंट लाया गया। कौन सा? 44th अमेंडमेंट 1978।
हमें पता है कि अमेंडमेंट हम लोग संविधान में क्यों करते हैं, ताकि हम चीज़ों को समय के हिसाब से ढाल सकें। ठीक है, तो 44th अमेंडमेंट किया गया 1978 का, और राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ से रिमूव कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन तो हमने कवर कर लिया कि आर्टिकल 31 कहाँ गया। दूसरा क्वेश्चन हमने ये देखा था कि जो फंडामेंटल राइट है वो 12 to 35 है, लेकिन हमने स्टार्टिंग कहाँ से की, 14 से। तो आर्टिकल 12 और 13 कहाँ है, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। आर्टिकल 12, सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 12 को। ठीक है, आर्टिकल 12 में बात की गई है स्टेट की, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब ये क्या है, हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं ना, वो मिले हैं स्टेट के अगेंस्ट। अब ये क्या है, देखिए हमारे मौलिक अधिकारों को स्टेट नहीं छीन सकता। अब ये स्टेट में कौन कौन आता है, तो स्टेट में आती है आपकी गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ सेंट्रल लेवल की बात हो रही है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट और पार्लियामेंट। अब गवर्नमेंट का क्या कहने का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव, जो नियम को एग्जीक्यूट करते हैं, और पार्लियामेंट का मतलब है लेजिस्लेटिव ऑर्गन। ठीक है, देखिए सेंटर पे एक तो पार्लियामेंट है जहाँ पे लॉज बन रहे हैं, दूसरा एग्जीक्यूटिव है या फिर गवर्नमेंट है जो लॉज को एग्जीक्यूट करता है। इन दोनों से तो ही डर है ना पब्लिक को। देखिए लेजिस्लेचर में क्या हो सकता है, पार्लियामेंट में कोई ऐसा कानून आ सकता है जो जनता के फेवर में ना हो सकता है कि कुछ ऐसा बन जाए कि जिसमें अमीरों को बहुत ज़्यादा फेवर दे दिया जाए और गरीबों की सुनी ही ना जाए, है ना। तो वहाँ से डर होगा, तो हमें प्रोटेक्ट किसके अगेंस्ट किया जाएगा, पार्लियामेंट के अगेंस्ट। दूसरा डर किसके विरुद्ध हो सकता है, तो दूसरा हो सकता है गवर्नमेंट से। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूटिव से। गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि अमीरों की सुने, गरीबों की सुने ही ना, या हो सकता है जेंडर इनइक्वालिटी करने लगे, मेल्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स लेकर आ जाए, फीमेल्स के लिए लेकर ही ना आए, या बच्चों पे ध्यान ही ना दे। ठीक है, हो सकता है। तो हमें प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट मिलेगा, एग्जीक्यूटिव, दैट मीन्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट और लेजिस्लेचर के अगेंस्ट। ठीक है, ये तो रही बात सेंटर की। अब स्टेट भी तो ऐसा कर सकता है। ठीक, तो गवर्नमेंट जो है स्टेट की और जो लेजिस्लेचर है स्टेट की, उनके अगेंस्ट भी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट लेवल पे। ठीक है, थर्ड क्या है, लोकल अथॉरिटी या लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट में क्या हो सकता है, म्यूनिसिपैलिटीज हो सकती हैं, पंचायत हो सकती हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेंट्रल लेवल पे भी हो गया, स्टेट लेवल पे भी हो गया, लोकल गवर्नमेंट पे भी हो गया। प्रॉब्लम तीनों जगह से हो सकती है ना, तीनों जगह से नियम बन सकते हैं, तीनों जगह से नियम एग्जीक्यूट हो सकते हैं। हो सकता है कभी ये हो जाए कि म्यूनसिपालिटी जिसका चाहे उसकी बिल्डिंग तोड़ दे, पॉसिबल है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो बोल सकता है ना कि हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट मत करिए आप, है ना, आप लॉ के हिसाब से काम करिए। ठीक है, बट अगर आप मनमानी कर कर घर तोड़ रहे हैं तो ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी हैं। अच्छा ठीक है, एक पॉइंट और बचा है, एक पॉइंट है जिसमें डिफरेंट कंपनीज को रखा गया है, जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, सेल हो गया। कई बार आपने देखा होगा जो LIC है ये क्या करती है, लोगों का बीमा तो कर देती है ना, लेकिन बाद में हो सकता है पैसा ही ना दे, तो वहाँ पे भी तो कुछ इश्यूज आ सकते हैं ना। तो ये भी तो स्टेट के अंदर ही आने चाहिए। अच्छा हुआ क्या था ना, जब संविधान बना था तो पहले ये सारी चीज़ें ऐड नहीं की गई थी, बाद में LIC भी होना चाहिए, ONGC भी होना चाहिए, सेल भी होना चाहिए, डिफरेंट कंपनीज भी इसके अंडर आनी चाहिए स्टेट के अंदर। तो बाद में इनको धीरे धीरे इंक्लूड किया गया सोच के। ठीक है, तो स्टेट का कहने का मतलब है कि हमें किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिला है, वो कौन कौन है। पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा लोकल अथॉरिटीज़, और चौथा क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कंपनीज। ओके, चलिए ये तो रहा आर्टिकल 12। अब आर्टिकल 13 क्या कहता है, तो आर्टिकल 13 कहता है दैट laws inconsistent with fundamental rights are void and grants Supreme Court under Article 32 and High Courts under Article 226 power to enforce। अब ये क्या है, देखिए
आर्टिकल 13 बात करता है जुडिशियल रिव्यू की। अब ये क्या है, इसकी लैंग्वेज को समझिए। इन्होंने बोला है, आर्टिकल 13 कह रहा है कि ऐसे नियम, ऐसे लॉज जो इनकंसिस्टेंट हों, मतलब है कि असंगत हों, किसके प्रति, फंडामेंटल राइट्स के प्रति, उनको क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो उनको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो क्या कर पाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 226 कि वो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं। ठीक है, छोटे शब्द में बोले तो आर्टिकल 13 कहता है जुडिशियल रिव्यू। अब ये क्या है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, रिव्यू करना बाय जुडिशरी। अब जुडिशरी में कौन आएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। रिव्यू करने का क्या मतलब है, किसी चीज़ को दोबारा चेक करना, देखना। अब जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट है आपका, पार्लियामेंट में कोई लॉ बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए एक लॉ पास हुआ। अब ये लॉ सही है कि नहीं सही है, अब मान लीजिए ये कोई लॉ बना और ये क्या कर रहा है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है, तो क्या ये लॉ पास होना चाहिए, या पास तो मान लीजिए हो ही गया, फंडामेंटल पार्लियामेंट से बनकर पास हो गया, तो क्या ये लॉ कंटिन्यू होना चाहिए जो लोगों के फंडामेंटल राइट को छीन रहा है, नहीं। ये जिम्मेदारी किसकी बनेगी, ये जिम्मेदारी बनेगी जुडिशरी की। ठीक है, जुडिशरी क्या करेगी, ऐसे लॉज जो लोगों के फंडामेंटल राइट को कट कर रहे हैं या फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर रहे हैं, ऐसे लॉज का क्या होगा, इनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नल एंड वॉइड का क्या मतलब है कि इन ये लॉज जो हैं लागू नहीं होंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए सेम चीज़ें अप्लाई होंगी एग्जीक्यूटिव पे भी, गवर्नमेंट पे भी। अगर एग्जीक्यूटिव कुछ ऐसा काम करती है, कुछ ऐसी स्कीम लेकर आती है, कुछ ऐसा लागू करने की कोशिश करती है जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, तो उसका भी क्या होगा, वो भी नल एंड वॉइड होगा, वो चीज़ वो नहीं कर सकती। तो यहाँ जुडिशरी क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या कर रहा है, चेक्स एंड बैलेंसेस का काम कर रही है। ठीक है, ये चेक रख रही है, ये पार्लियामेंट को बोल रही है, ये लेजिस्लेचर को बोल रही है कि आपको जो करना है करिए, लेकिन हमारी नज़र किस पे है, आप पे है। ये गवर्नमेंट को ये बोल रही है कि आपको जो करना है करिए, लेकिन अगर आपने फंडामेंटल राइट से खिलवाड़ किया तो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 13 यहाँ पर बहुत पावरफुल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बात करता है जुडिशियल रिव्यू की, ये जुडिशरी को और ज़्यादा पावरफुल बनाता है। ठीक है, और जुडिशरी को पावर कहाँ से दी जा रही है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हर आर्टिकल को एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं राइट टू इक्वलिटी को। हमने बताया था कि जो राइट टू इक्वलिटी है वो कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल को कवर करती है, तो आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक है, मतलब ये है कि आर्टिकल 14 आपका, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18, ये सारे आर्टिकल कौन से हैं, राइट टू इक्वलिटी के। ठीक, बट इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, तो उनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं आर्टिकल 14 को। आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अब ये है क्या, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इसका मतलब है कि कानून के आगे सब बराबर हैं। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ कहने का मतलब है कि कानून को इक्वली प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। अब ये दोनों जो टर्म्स है ना, ये टर्म लिया गया है आपका ब्रिटेन से, बट ये टर्म जो हमने यूज़ किया है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
अब इन दोनों का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं। कहने का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस क्या होता है? स्पेशल राइट्स, विशेष अधिकार। तो ये नहीं होगा। जैसे ही हम बोलेंगे कि कानून के आगे सब बराबर हैं, तो कहने का मतलब यही है ना कि किसी को हम स्पेशल राइट्स नहीं दे सकते। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल देते हैं कि जो ट्रैफिक सिग्नल है वो कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है। अब मान लीजिए कोई अमीर खानदान का बेटा है और उसने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया। जैसे ही पुलिस वालों ने उसको पकड़ा, जैसे ही ट्रैफिक पुलिस ने उसको पकड़ा, तो वो क्या बोलता है, सुन दो, हमारे चाचा क्या हैं, विधायक हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, फ़ोन करता है कि हमारे चाचा विधायक हैं। तो पुलिस वालों के को ये पता होना चाहिए ना, पुलिस वालों को ये क्या होता है कि होंगे तुम्हारे चाचा विधायक, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, हाँ रूल चल रहा है, यहाँ पे कानून सबसे बड़ा है और तुम क्या हो, तुम्हें कोई स्पेशल राइट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तुम्हें कोई प्रिविलेज नहीं है, तुम अमीर बाप के बेटे हो, तुम्हारे चाचा विधायक हैं, फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। क्यों? क्योंकि कानून के आगे ना सब बराबर हैं। आप कितने भी अमीर हो, आप कितने भी गरीब हो, आपके चाचा विधायक हैं या आपके चाचा किसान हैं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, किसी को स्पेशल राइट नहीं दिए जाने चाहिए, कानून के आगे सब बराबर हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होना चाहिए, नो पर्सन इज अबव द लॉ। कानून से बढ़कर कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं। किरण बेदी, सबको पता है, पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। इन्होंने क्या किया था, नो पार्किंग जोन में इंदिरा गांधी जी की गाड़ी खड़ी थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उस गाड़ी को ही उठवा। तो बाद में बहुत ही हड़कंप मच गया कि पीएम की गाड़ी है और इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। तो किरण बेदी जी ने ये बोला कि कोई भी पर्सन ना नियम से ऊपर नहीं होना चाहिए, और मुझे क्या करना है, मैं एज एन आईएएस ऑफिसर मैं क्या करूँगी, मैं लॉ को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, पीएम को नहीं। मेरा काम है लॉ के हिसाब से काम करना, ठीक है। और संविधान क्या बोलता है, राइट टू इक्वलिटी, वो सबको इक्वलिटी देता है। वो बोलता है कि लॉ के सामने सब बराबर हैं, भले वो पीएम है, भले वो एक नॉर्मल पर्सन है। अगर यहाँ पे नो पार्किंग जोन है तो यहाँ पे गाड़ी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नो पर्सन इज अबव द लॉ। ओके, अब जो नेक्स्ट इसका टर्म है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अब इसको देख लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, चलिए हमने किसी को स्पेशल राइट नहीं दिए, कोई भी पर्सन जो है वो लॉ से ऊपर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब दो डिफरेंट टाइप के लोग हमें मिलेंगे। जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, मान लीजिए यहाँ पर क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, और बाहर बाउंड्री है, ओके। अब इस बाउंड्री से एक पर्सन है जो खड़े होकर मैच देख रहे हैं, इनको मैच दिख रहा है आराम से, लेकिन यहीं पे एक दूसरा पर्सन है जो जिसके पैर नहीं है, तो क्या ये मैच देख सकते हैं? अब मुझे ये मत बोलिएगा आप कमेंट करके कि नहीं चेयर्स तो ऐसे ऐसे होती हैं, है ना, तो सब देख सकते हैं। वो मैं एक केस बोल रही हूँ, जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये मैच नहीं देख पाएंगे, ओके। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या दोनों को इक्वली ट्रीट कर सकते हैं? क्या दोनों को हम सेम लेवल पे देख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन जो है इनके पास पैर हैं बट ये डिसेबल हैं, ठीक है। तो हमें इनके लिए अलग से प्रोविज़न रखना ही पड़ेगा। अगर हम इन्हें कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो हमें ये करना ही पड़ेगा, हमें इन्हें एक चेयर देनी पड़ेगी ताकि इनका लेवल यहाँ से उठकर यहाँ आ जाए। अब ये सेम लेवल पर आ जाएंगे, ठीक है। जब इनको हम सेम लेवल पर ले आते हैं तब हुआ ना असली फंडामेंटल राइट, ठीक है। क्योंकि अब ये होता ही है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ही है कि ऐसे लोग जो सेम लेवल पे हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार करना। मतलब है कि सिमिलर लोगों को सिमिलर तरीके से डील करना और डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से डील करना। जैसे मान लीजिए कोई महिला है, ओके, वो प्रेग्नेंट है और वो किसी का मर्डर कर देती हैं, और वहीं पे एक मेल मेंबर है जो किसी का मर्डर कर देते हैं। दोनों को फांसी हो सकती है क्या?
नहीं हो सकती, महिला को नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उनके पेट में बच्चा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, दोनों पीपल डिफरेंट हैं, डिफरेंट लेवल पर हैं, तो उन दोनों को डिफरेंट तरीके से देखना होगा। यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यहाँ पर हमें क्या बोलना होगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, जुवेनाइल जस्टिस वाला। कोई बच्चा है 15 ईयर का या 12 ईयर का, उसके हाथों कुछ ऐसा हो जाता है, किसी की जान चली जाती है, और कोई है 18 अबव, उसके हाथों किसी की जान चली जाती है, तो क्या सेम ट्रीटमेंट करोगे आप सेम लेवल पे उसको पनिशमेंट दोगे? नहीं दे सकते ना, क्योंकि 18 से नीचे जो है वो जुवेनाइल में आता है। और यहाँ पर क्या होगा, जुवेनाइल जस्टिस, उसके लिए अलग नियम बने हुए हैं, तो सेम पनिशमेंट नहीं होगा। हम इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते दोनों को, हमें दोनों को डिफरेंट तरीके से देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे काम क्या करेगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये पॉजिटिव वे में है, ये काफ़ी पॉजिटिव है संविधान के लिए, लोगों के लिए। ठीक है, तो ये रहा आपका आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ का कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति कानून के सामने इक्वल है, बराबर है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का कहने का मतलब है कि जो सेम लेवल पे है उसको सेम तरीके से ट्रीट करो, लेकिन जो डिफरेंट लेवल पे है उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। अब ये क्या है, देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किन बेसिस पे? ओनली, यहाँ पर एक टर्म होता है ओनली, ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, या इसको रेजिडेंस भी बोल सकते हैं। आप केवल इन ग्राउंड्स पे, कौन कौन से ग्राउंड, RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, इन केवल इन ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि आप अदर ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, यही तो मतलब हुआ ना इसका। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, आपको अगर पता हो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद भी चीज़ें थी, उससे पहले तो बहुत ज़्यादा थी। क्या थी? रिलीजन के बेसिस पे, जैसे मान लीजिए कोई हिंदू है और कोई मुस्लिम है, तो इन दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था कास्ट के बेसिस पे। SC हो गए, ST हो गए, है ना, जनरल कैटेगरी हो गई, या ब्राह्मण कह लीजिए, कितना डिफरेंस है इन दोनों में। अभी ये इतना ज़्यादा था कि इसके जो निशान है ना अभी तक हैं। अभी भी आप विलेजेस में चले जाइए, अभी भी आप वहाँ पर पाएंगे कि जो ब्राह्मण है वो कभी भी, अगर SC कैटेगरी का बंदा उसके घर पहुँच गया तो जनरली वो हो सकता है छू लें, बट हमेशा उसको क्या बोलेंगे कि आप नीचे बैठ जाओ। ठीक है, और अपने बर्तन में पानी देना तो बहुत दूर की बात है, नीचे बैठने के लिए बोलेंगे, या हो सकता है घर में एंट्री ही ना अलाउ करें। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, अभी भी हल्का फुल्का है, लेकिन जो ख़त्म हुआ है ना वो किस वजह से ख़त्म हुआ है, संविधान की वजह से। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्हें पता था कि ये जो है ना ये बीमारी है, अगर ये फैल गई तो देश तबाह हो जाएगा। ये एड्स से भी ज़्यादा खतरनाक थी। ठीक है, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए क्या किया गया, आर्टिकल 15 लेकर आया गया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किन बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, मतलब ये मेल है ये फीमेल है, या फिर बर्थ प्लेस के बेसिस पे। बर्थ प्लेस के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे क्या होता है कि ये महाराष्ट्र के हैं, ये यूपी के हैं, है ना, और जनरली आपने सुना होगा ऐसे कोई नॉर्थ ईस्ट का कोई पर्सन है, मणिपुर का कोई है और वो दिल्ली चला जाए तो उनको क्या बोलेंगे, किसी और नाम से बुलाते हैं ना उन्हें, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को। तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। ठीक है, तो अब संविधान में ये चीज़ें हैं, तब कुछ हिसाब से कुछ हद तक चीज़ें बची हुई हैं। अब जैसे यहाँ पर है क्या, जैसे मान लीजिए कोई शॉप है, ठीक है, तो इस शॉप पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि वो हिंदुओं को बोलेंगे कि हम तुम्हें कुछ देंगे ही नहीं, सामान ही नहीं देंगे।
मुस्लिम्स को बोल दें हम सामान नहीं देंगे, या SC ST चला जाए वहाँ पे तो बोले हम सामान ही नहीं देंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते हो, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। पब्लिक रेस्टोरेंट में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। किसी भी रिलीजन का बंदा जाए, किसी भी कास्ट का बंदा जाए, मेल जाए फीमेल जाए, डजेंट मैटर, आप कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। आप सर्व करने से नहीं मना कर सकते हो, ठीक है। टेम्पल्स, पहले क्या होता था, कई बार तो ऐसा सीन हुआ है कि खैर छोड़िए, टेम्पल्स में क्या होता था, पहले एंट्री नहीं मिलती थी SCs को, STs को। अब ऐसा होता है, सब जाते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो सब जाएंगे, और हिंदू ही टेम्पल्स में जाते हैं जनरली, कोई और जाना पसंद नहीं करता। अगर जाना चाहे तो जा सकता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। तो आप जा सकते हो। पब्लिक प्लेसेस, पार्क्स हो गए, पार्क में क्या कहीं लिखा होता है क्या कि इस कास्ट का पर्सन नहीं आ सकता, इस रिलीजन का पर्सन नहीं आ सकता? नहीं होता है, ठीक है। आप जा सकते हो। पहले क्या होता था, कहीं कुआं होता था तो उसमें होता था ना कि ये SC है तो ये कुएं से पानी नहीं ले सकता, बट अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे संविधान में लिखा है अंडर आर्टिकल 15 कि हम कोई हमारे प्रति डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ठीक है। हम किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी सेक्स से हों, कोई भी हमारा प्लेस ऑफ बर्थ हो, किसी भी रेस से हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, चलिए ये पॉजिटिव हुआ कि ये काम हम नहीं कर सकते, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस हैं इसके, पहला तो हो गया आपका विमेन, और दूसरा हो गया आपका चिल्ड्रन। इन दोनों के लिए कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है। अच्छा, रिजर्वेशन यहीं से निकल कर आया है, आरक्षण। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है, ये एक टाइप का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। अगर हमने इनको मदद नहीं की, इनके बारे में हमने स्पेशल चीज़ें नहीं की, तो ये पीछे के पीछे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही पीछे हैं। विमेन की बात करें तो विमेन को रिजर्वेशन दिया जाता है। लोकल बॉडीज़ में देख लीजिए, सीट्स रिजर्व होती हैं विमेन के लिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम नहीं रह जाएगा कंट्री में, डिसीजन मेकिंग में। वो ज़रूरी है ना। चिल्ड्रन को देख लीजिए, तो ज़रूरी होता है हमें इनको अलग नज़रिए से देखने के लिए, डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, ठीक है। SCs, STs, इनके लिए रिजर्वेशन होता है। EWS कैटेगरीज, इसका भी हमने ऐड कर लिया है 10% रिजर्वेशन, इनके लिए भी रिजर्वेशन होता है, ठीक है। OBCs, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए भी रिजर्वेशन होता है। तो ये सारा जो रिजर्वेशन है ना, ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में आता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे एडमिशन के लिए जाना है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए जाना है, तो वहाँ पर एडमिशन में क्या होगा, विमेन के लिए हो सकता है फ़ीस कम हो सकता है, SC ST के लिए हो सकता है और फीस कम हो या सीटें बढ़ा दी गई हो। EWS के लिए भी अब रिजर्वेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, इनके लिए भी सीटें बढ़ा दी जाती हैं या कई बार फीस कम कर दी जाती है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पहले से ही हमने ये देखा है कि जो SC STs थे उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता आया था। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सही से रिप्रेजेंट ही नहीं हो पाते थे, सही से वो एजुकेट ही नहीं किए जाते थे। विमेन, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पीछे रहती थी, पढ़ाया ही नहीं जाता था फीमेल्स को, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ रही है, तो हमें इनके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनको थोड़ा सा सहारा देना पड़ेगा, ताकि हम अदर लोगों के बराबर लेकर आ सकें इन्हें। इक्वालिटी तो तभी होगी ना जब उनको हम इस लेवल तक लेकर आएँ, उसके बाद तो कंपटीशन बराबर का होगा। अगर हम उन्हें लेकर ही नहीं आ रहे हैं तो किस लेवल का कंपटीशन। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये बुरा भी लगता है आरक्षण, अपनी अपनी सोच है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को ये बुरा लगेगा, जिन्हें नहीं मिल रहा है शायद बुरा लगे, बट अपना अपना पर्सपेक्टिव है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अगर मैं पर्सनल व्यू अपना दूं, मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है। हाँ, बट यहाँ पर करना क्या चाहिए, जैसे एक टाइम के बाद, जैसे मान लीजिए SC STs को आपने आरक्षण दिया और आपने देखा कि कोई पर्सन है जो बहुत आगे बढ़ गया है, तो उसके पास ये चॉइस होनी चाहिए कि वो अपने मन से चाहे तो उस आरक्षण को छोड़ सके, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा थोड़ा आगे जाके इम्प्रूव होंगी, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये एजुकेशन में हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, अगर आप बसेस में आ रहे हैं तो बस में क्या होता है, कुछ सीटें ऐसी होती हैं जिसमें क्या लिखा होता है, ओनली फॉर लेडीज़,
या फिर बच्चों के लिए, है ना, कि बच्चों और अगर और कोई लेडीज़ दिखे तो उसके लिए ये सीट खाली कर दें। ये डिस्क्रिमिनेशन है आपके हिसाब से, लेकिन ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये ज़रूरी है। रेलवे की बात करें, रेलवे में टिकट्स की बात करें, सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या होता है, जो फेयर है वो कम होता है, तो वो क्या है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ज़रूरी है। ठीक है, चलिए ये तो रहा आपका आर्टिकल 15। ओके, नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या करना, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेशन ना करना, वही तो हुआ ना। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पर नहीं करना है, तो RRCSP, फिर से वही, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इन 5 बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, कहाँ पर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, दैट मीन्स जॉब में। बट अदर बेसिस पे हम कर सकते हैं, और हम करते भी हैं। किस बेसिस पे, जैसे मान लीजिए अगर हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो कई बार ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब है और उसमें सीटें निकली, तो होता है ना कि फीमेल्स के लिए ज़्यादा सीटें होती हैं वहाँ पे, या फीमेल्स के लिए ज़्यादा होता है, वैकेंसीज होती हैं, मेल्स के लिए कम होती हैं, या कास्ट वाइज डिवाइड हो जाता है कि SC के लिए इतनी है, या STs के लिए इतनी है, OBCs के लिए इतनी है। तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी ये ज़रूरी भी है। ठीक है, अब बिल्कुल वैसे ही SC ST के लिए, OBCs के लिए, अब जो नई कैटेगरी आ गई है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS के लिए, इसके लिए 10% रिजर्वेशन होता है। ठीक है, ये भी है, बाकी फीमेल्स के लिए तो है ही चीज़ें। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, ये एक टाइप का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 15 में हमने बात की है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है इन ग्राउंड्स पे बाकी कैटेगरीज में, बाकी चीज़ों में, बट यहाँ पे ये जनरली फोकस किस पे कर रहा है, ये फोकस है इसका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है, बाकी अंदर की चीज़ें लगभग लगभग सेम है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 डील करता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या है, छुआछूत। अब ये छुआछूत क्या है, अभी तो नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये पहले के टाइम पर बहुत ज़्यादा था। एंशिएंट हिस्ट्री से ये चला आ रहा है। आपको पता है एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आपने कभी ये स्टोरी सुनी हो कि पहले के टाइम पे ये आता होता था कि अगर कोई ब्राह्मण निकल रहा होता था ऐसे एरियाज से जहाँ पर एससीज रहते थे, तो वो क्या करते थे, एक डफली टाइप लेते थे और स्टिक से उसको बजाते हुए चलते थे। क्यों, ताकि जो आसपास के लोग हैं ना वो साइड हो जाएं और उनकी परछाई भी इस पे ना पड़े, और अगर उनकी परछाई भी पड़ गई तो वो अपवित्र हो जाते थे। नाउ जस्ट थिंक कि यहाँ पर टच करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जस्ट परछाई पड़ने की बात हो रही है। तो ये लेवल था उस टाइम पे, और अगर हमारा संविधान नहीं बना होता और इसको फंडामेंटल राइट्स में नहीं डाला गया होता तो उस टाइम पे होता क्या। ठीक है, तो ये अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो इतने सालों से चला आ रहा था, उसको अबॉलिश करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 17। ठीक है, अब यहाँ पर अनटचेबिलिटी किसके किसके साथ होती है, SCs के साथ, STs के साथ, है ना, या OBCs के साथ भी होती है। मतलब जहाँ डिफरेंसेस हैं, जनरल कैटेगरी है इधर OBC है, अनटचेबिलिटी हो सकती है, जनरल है इधर SC ST है, अनटचेबिलिटी हो सकती है, रिलीजन है इधर मुस्लिम्स हैं इधर हिंदू हैं, हो सकता है अनटचेबिलिटी, एक दूसरे को छूना ना पसंद करे, पॉसिबल है। तो ये चीज़ें अब नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, अगर कोई ऐसा करता है के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अभी तो एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो ST कैटेगरी से हैं, है ना, द्रौपदी मुर्मू। APJ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट थे, मुस्लिम थे। तो अभी तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत काफ़ी हाई लेवल तक ये लोग पहुँचे हैं और रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, रिस्पेक्ट है भी हमारे अंदर उनके प्रति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 18।
आर्टिकल डील करता है ये अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब ये टाइटल्स क्या है? देखिए पहले क्या होता था, जब अंग्रेज इंडिया में थे तो कुछ टाइटल्स यूज़ किए जाते थे। महाराजा धीराज, राज बहादुर, राय बहादुर, महाराजा। अब ये क्या है? आप सोच कर देखिए, अगर ये टाइटल्स अभी भी चलते होते तो आर्टिकल 14 का कोई मतलब रह जाता, या राइट टू इक्वालिटी का कोई मतलब रह जाता? ये सब समान है। कहाँ से समान है? एक महाराजा धीराज है, एक राय बहादुर है, एक राज बहादुर है, और एक नॉर्मल जनता है। कहाँ से इक्वालिटी होगी? नहीं हो पाएगी ना। ठीक है, तो इसलिए ये टाइटल्स जो दिए हो जाते थे, इनको अबॉलिश करना बहुत ज़रूरी था। तो यही किया गया, आर्टिकल 18 ऐड किया गया फंडामेंटल राइट्स से में, और उसमें क्या किया गया, उन टाइटल्स को अबॉलिश करने की बात की गई। एक्सेप्ट कौन से टाइटल्स को छोड़ दिया गया? जो मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस हैं। ठीक है, अब जैसे कोई डॉक्टर है, पीएचडी किसी ने कर ली तो वो डॉक्टर बन गया ना, वो लगा सकता है, उसने वो अचीवमेंट लिया है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई मिलिट्री में है, उसको कोई टाइटल मिल रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप लगा सकते हो। लेकिन हाँ, ऐसे टाइटल्स नहीं जो चले आ रहे हैं पूरा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और सोचने वाली है, जो नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं, नेशनल अवार्ड्स में क्या होता है? भारत रत्न, ठीक है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। अब ये सारे अवार्ड्स भी तो एक टाइप के टाइटल ही हुए ना, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उन टाइटल्स में नहीं आएंगे जिनको अबॉलिश करने की ज़रूरत है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको आप सफिक्स और प्रीफिक्स की तरह यूज़ करें। अब ये सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है? देखिए, आपका अगर नेम है कुछ, मान लीजिए ए है, ठीक है, तो अगर आपको भारत रत्न मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं है। प्रीफिक्स का मतलब आप अपने नाम के पहले नहीं लगा सकते, भारत रत्न ए, है ना, नेम प्लेट लगा दी भारत रत्न ए, या फिर सफिक्स लगा दिया ए भारत रत्न, तो आप ना ही अपने नाम के पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही अपने नाम के बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इन अवार्ड्स में कोई इशू नहीं। ठीक है, बस इनको आप आगे पीछे लगा के घूमिए नहीं। जिसको देखो उसको आप बोल रहे हो भारत रत्न है हम तो, है ना, हम तो ये हैं, हम तो, ये आपको नहीं करना है। यहाँ पे अबोलिशन ऑफ टाइटल्स आ जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 18 जो है वो डील कर रहा है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स से। अब हमने देखा कि आर्टिकल 14 टू 18 के क्या था हमारा, राइट टू इक्वालिटी। 14 में हमने बात की थी इक्वालिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट टू इक्वालिटी हुआ, समानता की बात कर रहे हैं हम। 15 में भी हमने डिस्क्रिमिनेशन ना करने की बात की, 16 में भी हमने एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन ना करने की बात की। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा मतलब इक्वालिटी आएगी। 17 में हमने अनटचेबिलिटी को हटाने की बात की, तब भी तो इक्वालिटी ही आएगी। 18 में हमने बात की टाइटल्स को हटाने की, वो भी किसके लिए है? इक्वालिटी लाने की ही है। ठीक है, तो 14 टू 18 किससे डील कर रहा है? राइट टू इक्वालिटी, और सब में वही चीज़ें हैं। ओके, तो हमने अभी तक देखा आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है आर्टिकल 19 टू 22, और ये किससे डील करता है? ये डील करता है राइट टू फ्रीडम से, स्वतंत्रता का अधिकार। अब इस आर्टिकल को एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो उनको हम एक एक करके देखेंगे। आर्टिकल 19 डील करता है सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसका जो पहला पॉइंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार और एक्सप्रेस करने का अधिकार। ये दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन अपने आप में ये एक दुनिया है। ठीक है, तो ये है क्या, वो हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार और एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता। ठीक है, बोलने और एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, इसमें आएंगी क्या क्या चीज़ें? आप अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को और अपने बिलीव्स को, इन सब को एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसके थ्रू?
वर्ड ऑफ माउथ, चाहे आप बोलकर एक्सप्रेस करें, चाहे आप लिख के एक्सप्रेस करें, चाहे तो आप पेंटिंग करके एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर आप कोई पिक्चर बनाकर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये संविधान ने आपको फंडामेंटल राइट दे रखा है। अब इसमें है क्या, देखिए वर्ड ऑफ माउथ, अगर हम कुछ बोलें, जैसे मुझे ये हक है ना कि मैं बोलकर बता सकूं कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, कि मैं बाय वर्ड ऑफ माउथ बोल सकती हूँ, अपने व्यूज़ को मैं बता सकती हूँ, अपना ओपिनियन रख सकती हूँ, ये मुझे फंडामेंटल राइट गिवन है। ओके, पेंटिंग के थ्रू, जैसे आपने देखा होगा कि कोई पेंटर होता है तो वो एक ऐसी पेंटिंग कर देता है कि उस पेंटिंग के थ्रू वो बता देता है कि वो कैसा फील कर रहा है ना, या उसका ओपिनियन किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कैसा है, तो वो पेंटिंग के थ्रू भी तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं ना चीज़ों को। राइटिंग के थ्रू सबसे बड़ा एग्जांपल है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में क्या होता है, राइटिंग होती है, लिखा हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है, व्यूज़ ही तो होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, न्यूज़ होती है, बिलीव्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है पिक्चरिंग। कोई पिक्चर बना के भी आप अपने व्यूज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। आपने एक सेक्शन देखा होगा, अगर आपने द हिंदू पढ़ा होगा तो उसमें एक सेक्शन आता है जिसमें छोटा सा कार्टून बना होता है, और उस कार्टून के थ्रू जो कार्टून मेकर होता है कई बार गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर देता है ना। तो ये चीज़ें हैं कि आप इन चीज़ों के थ्रू कहीं ना कहीं अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को आप रख सकते हो, आप सामने रख सकते हो, आपको ये फ्रीडम है। ठीक है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं, आप सोच कर देखिए, आपको बोलने का अधिकार है, तो क्या आप किसी को गाली दे देंगे? नहीं कर सकते ना ये। क्यों? क्योंकि वहाँ उसका भी तो राइट है। आप जिसको गाली दे रहे हैं उसका भी तो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं ना, केवल आपको नहीं मिले। अब यहाँ पर एक बात कही जाती है, आपका फंडामेंटल राइट, आपका मौलिक अधिकार वहीं पर ख़त्म हो जाता है जहाँ पर आप दूसरे का फंडामेंटल राइट छीनना स्टार्ट करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बोलें कि मुझे तो बोलने का अधिकार है, मैं तो तुम्हें गाली बकूंगा, मेरा मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसे भी तो अधिकार है ना, उसे भी अधिकार है सुकून की लाइफ जीने का या गाली ना सुनने का, तो वो नहीं सुनेगा। यहाँ पर आपका फंडामेंटल राइट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो चैन से जियो और जीने भी दो। ओके, चलिए अब रिस्ट्रिक्शंस देख लेते हैं कि कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं और क्यों हैं। देखिए, पहला रिस्ट्रिक्शन है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। कुछ भी ऐसा ना बोल जाइए, कुछ भी ऐसा ना एक्सप्रेस कर दीजिए कि इंडिया की सोवरेनिटी पे बात आ जाए, इंडिया की संप्रभुता पे बात आ जाए, इंडिया की अखंडता पे बात आ जाए, है ना। बोलने का अधिकार है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमें तो खालिस्तान चाहिए, हमें तो मणिपुर एक डिफरेंट कंट्री की तरह चाहिए, है ना, या फिर इंडिया मुर्दाबाद बोल दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दीजिए। ऐसा तो नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ बात हो रही है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी की। आप इंटीग्रिटी पे आँच आ रही है ना, सोवरेनिटी पे आँच आ रही है इंडिया की, तो यहाँ से आपका फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, कुछ भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कंट्री की सिक्योरिटी पे ही खतरा हो जाए। ठीक है, तो अब ये नहीं कि हाँ आप चिल्लाने लगो पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद, है ना, 4 लोग इकट्ठा हो जाएं, दंगे हो जाएं, वहाँ पर क्या हो रहा है, सिक्योरिटी पे खतरा आ रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। जैसे क्या है, जैसे कई बार ये होता है कि भीड़ में अचानक से भगदड़ मच जाती है, और होता क्यों है, वजह क्या होती है, किसी एक इंसान की शैतानी। कई बार बहुत सारी भीड़ इकट्ठा है, किसी ने बोल दिया अरे बॉम्ब है, बॉम्ब है, बॉम्ब है, क्या होगा, भगदड़ मचेगी ही, और उस भगदड़ की वजह से क्या होता है, कई लोग मारे जाते हैं। और यहाँ पर लोग क्या बोलते हैं, हमें राइट टू स्पीच है, तो वो राइट टू स्पीच नहीं है, ये आपकी बेवकूफ़ी है। ठीक है, यहाँ आप फंडामेंटल राइट नहीं यूज़ कर सकते। ओके, तो जहाँ पर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, पब्लिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर आप ऐसा काम नहीं कर सकते। आपका राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन वॉयलेट कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, डिसेंसी और मोरालिटी। अब ये ना हो कि निकले नहीं, मार्केट में निकले नहीं और किसी लेडी को गालियाँ देने लगे, है ना, किसी लेडी के कपड़े फाड़ने लगे। यहाँ पे क्या होगा, डिसेंसी। आप उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप मोरालिटी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका जो राइट है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो ख़त्म हो जाता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी को कुछ भी बोल दें, है ना।
कई बार होता है ना कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई, वाइफ को ले गए, वाइफ मार्केट गई, वहीं पे शुरू कर दिया मारना पीटना गाली देना, वहाँ पे दिक्कतें हो जाएंगी। वहाँ ये नहीं होगा कि पुलिस नहीं आएगी, पुलिस आएगी, पकड़ के भी ले जाएगी। ठीक है, ये नहीं कर सकते हो आप। वहाँ ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं, स्पीच और एक्सप्रेशन तो हमारा फंडामेंटल राइट है, हम जो मन आएगा करेंगे। पब्लिक में हो आप, पब्लिक प्लेस पे पब्लिक की तरह बिहेव करिए, आप घर, आपको घर पे जो करना है करिए। ठीक है, नेक्स्ट है डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब है मान हानि। अब जैसे एक एग्जांपल है, शायद राहुल गांधी ने क्या बोल दिया था कि सारे मोदी चोर हैं, तो उन पे क्या लग गया था, डिफेमेशन, मान हानि। क्यों? क्योंकि पीएम भी हमारे मोदी जी ही हैं, और नीरव मोदी एंड ऑल, नाम सुना ही होगा आपने, जो बैंकरप्ट हैं, पैसा लेके भाग गए। यहाँ पे ये स्टेटमेंट कि सारे मोदी चोर हैं, ये डिफेमेशन कहलाता है। आपको राइट टू स्पीच तो है, आप बोल सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक बोल सकते हो, है ना। सारे मोदी चोर हैं में सारे मोदी आ जाएंगे ना, और पीएम ही मोदी हैं, तो डिफेमेशन तो लगना ही है। मान हानि हो रही है ना, उनके सम्मान को हानि पहुंच रही है, तो आप ये भी नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है आप पे कि किसी की मान हानि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। किसी और कंट्री से हमारे जो रिलेशंस हैं, जो हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, फ्रेंडली रिलेशंस हैं, उन पे असर नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए यूएसए से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, और इंडिया में कुछ लोग इकट्ठा हों और यूएसए को गालियाँ देने लगे, या कुछ ऐसा मैसेज जाए कि यूएसए वालों को बुरा लगे, वहाँ के प्रेसिडेंट को बुरा लगे, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जो दूसरी कंट्री से हमारे फ्रेंडली रिलेशन को ख़त्म करे या उस पर खतरा दिखे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, ठीक है, तो उसकी डिसरेस्पेक्ट नहीं हो सकती। अब ऐसा नहीं है कि किसी सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो आप नीचे गालियाँ लिख रहे हो, ये क्या कर दिया, ऐसा वैसा। तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए, बट डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप डिसरिस्पेक्ट करोगे तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा। ठीक है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है कि कोर्ट आपको पनिश कर सकती है उसके लिए। तो जहाँ पर ये आ जाता है तो वहाँ पर आपका फंडामेंटल राइट ख़त्म हो जाता है वहीं से। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये नहीं होने चाहिए। कौन से, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी पे आँच नहीं आनी चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट असर नहीं करना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, डिसेंसी या मोरालिटी पे खतरा नहीं होना चाहिए, डिफेमेशन नहीं होना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट पे असर नहीं पड़ना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए, ये तो हो गया आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है आपका इसमें फ्रीडम टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आप असेंबल हो सकते हो, एक से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे हो सकते हो, लेकिन शांतिपूर्वक और बिना हथियार के। आपके पास ये राइट है, आप चाहो तो 3-4 लोग, जितने लोग भी हो, आप इकट्ठे हो सकते हो एक जगह, लेकिन शांतिपूर्वक और बिना हथियार के। होता ही है, लोग मार्केट में इकट्ठा होते हैं, मेले में इकट्ठा होते हैं, है ना, टेम्पल्स वगैरह में इकट्ठा होते ही हैं। ठीक है, ये राइट हमें मिला हुआ है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। क्या? पहला, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, जहाँ पर आप इकट्ठे हो रहे हो वो पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्राइवेट नहीं। अब ये नहीं हो किसी के घर में घुसे जा रहे हो, है ना, 4 लोग हो गए और किसी के घर में घुस गए, बोल कह रहे हो हमारे पास तो राइट टू असेंबल है, हम तो बिना आर्म्स के आए, हथियार भी नहीं है हमारे पास, हमारा मन है इस घर में बैठने का, हम यहाँ बैठेंगे। आप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी का घर है, और राइट टू प्राइवेसी भी हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो आप राइट टू प्राइवेसी का हनन कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया। नाउ रिस्ट्रिक्शंस क्या है? रिस्ट्रिक्शन में पहला है पब्लिक ऑर्डर। आप इकट्ठे हो सकते हो, नो डाउट, शांतिपूर्वक इकट्ठे हो सकते हो, लेकिन पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। अब जैसे इसका एक एग्जांपल है, जब सीएए आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जब लखनऊ की बात है, मैं बताऊं अगर यहाँ पे, क्योंकि योगी जी अभी भी सीएम है, उस टाइम पे भी सीएम थे, 2019 की बात अगर हम करें तो हुआ क्या, आई थिंक 2019 ही था। तो हुआ क्या था, वहाँ पे कई लोग इकट्ठा हो रहे थे, रोड पर आ रहे थे सीए के विरोध में, लेकिन वो शांतिपूर्वक आ रहे थे। बट हुआ क्या, वहाँ पे गवर्नमेंट ने उन सबको हटाना स्टार्ट किया, और क्या बोला कि पब्लिक ऑर्डर में इशू हो सकता है, क्योंकि अभी तो आप शांति से आप खड़े हो,
कुछ नहीं हो रहा है, कोई धरना नहीं हो रहा है या कुछ भी वायलेंस नहीं हो रहा है, लेकिन क्या गारंटी है? हो सकता है ना कि कल को वायलेंस हो जाए, या हो सकता है सुबह से आप इकट्ठे हो रहे हो, शाम को अचानक से वायलेंस हो जाए, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर क्या है, आप असेंबल तो हो सकते हो, लेकिन पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, दंगे फसाद ना हो जाए। दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है? सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। देश की संप्रभुता बची रहनी चाहिए, देश में अखंडता बची रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि देश किसी वजह से टूटने लगे, है ना, चार लोग इकट्ठे हो जाएं फिर कुछ ऐसा कर दें कि देश की अखंडता पे बात आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ एक चीज़ और है, जो मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके पास पावर होती है सेक्शन 144 इशू करने की ऑफ सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसका जो सेक्शन है धारा 144, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। धारा 144 क्या होती है? कुछ कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे ह्यूमन लाइफ, हेल्थ एंड सेफ्टी, इन तीनों पे अगर कोई बात आ गई, अगर लोगों की लाइफ को कोई खतरा है, हेल्थ को कोई खतरा है या सेफ्टी इशू है, तो मजिस्ट्रेट चाहें तो धारा 144 इशू कर सकते हैं सीआरपीसी की। अब धारा 144 इशू होगी तो उसमें होगा क्या? सेक्शन 144 इशू होते ही ये हो जाता है कि 4 या 4 से ज़्यादा लोग, 4 या 4 से ज़्यादा लोग एक जगह असेंबल नहीं हो सकते हैं, ये नियम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल है आपका कोविड के टाइम का। कोविड में क्या था? कोविड में आपने सुना होगा कि घर के बाहर नहीं निकलना है, कहीं इकट्ठा नहीं होना है, देखते ही पुलिस दौड़ा देती। क्यों क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि यहाँ पर लागू थी सेक्शन 144, धारा 144। बट क्यों थी? रीज़न क्या था? रीज़न था हेल्थ, हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती थी लोगों के, कोविड था, है ना, कोविड फैला हुआ था। अगर 4 लोग इकट्ठे होते तो कोविड और तेज़ी से फैलता। तो क्या करना था? मजिस्ट्रेट के पास ये पावर था कि वो सेक्शन 144 लागू कर सकते हैं, तो उन्होंने ऐसा ही किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्या किया? धारा 144 को लागू कर दिया, ठीक है। तो ये था आपका रिस्ट्रिक्शन राइट टू असेंबल के लिए। ओके, अब नेक्स्ट है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। अब ये क्या है? एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम या यूनियन बनाने की फ्रीडम। अब ये क्या कहती है? देखिए, एसोसिएशन फॉर्म करने में आता क्या क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज बनाना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लेना, एक्सेट्रा, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आप चाहो तो पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो, आप चाहो तो ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, ठीक है। ये सारा किस में आएगा? एसोसिएशन फॉर्म करने में, कई लोग मिलके, हाँ बस इंटरेस्ट आपका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटिकल पार्टी भाई कैसे बनेगी, सेम इंटरेस्ट से ही बनेगी, ठीक है। अगर आप बीजेपी बना रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप बीजेपी जैसी धारणा भी रखते हो, बीजेपी जैसी सोच भी रखते हो, तभी आप बीजेपी फॉर्म कर सकते हो। तभी अगर आप कांग्रेस फॉर्म करना चाह रहे हो तो आप कांग्रेस जैसी धारणा रखते हो, ठीक है। तो सेम अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, सेम आपकी अगर विचारधारा है, तो आप एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, आप सेम वैसा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हो, ओके। नाउ इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है? पहला रिस्ट्रिक्शन, कंट्री की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे बात नहीं आनी चाहिए। आप कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ना बना लीजिए कि जिससे कंट्री की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे खतरा हो। अब ऐसा ना हो कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें जो लोग हैं, मान लीजिए आपने उसमें 200 लोग डाल दिए, 200 लोग का एडमिशन करा लिया, और वो काम क्या कर रहा है? खालिस्तान बनाने की मांग कर रहा है। तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन लीगल है? नहीं, इलीगल है, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाएगा? इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ओके। नाउ अब नेक्स्ट जो है ये है पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कुछ लोग इकट्ठा हुए और क्या बोले कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें जो लोग होंगे वो सारे सट्टेबाज होंगे या जुआ खेलने होंगे, जुआरी होंगे सारे, उनका एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो क्या ये चलेगा? इससे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन होगा? घर की लेडीज़ निकलेंगी चप्पलें लेके, मारना शुरू कर देंगी, है ना, या आग लगा देंगी डायरेक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन में, जलकर धूँ 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 साफ हो जाएगा, है ना। तो
तो ये सारे मतलब पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मोरालिटी। मोरालिटी पे इशू नहीं आना चाहिए। कोई आप ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ना बनाइए जिससे मोरालिटी पे असर आ जाए ना, मोरल वैल्यूज़ को खतरा हो, ठीक है। तो ये सारे जो आपके हैं ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इनको ध्यान में रख के इन चीज़ों पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट है आपका फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप विद इन इंडिया, आप इंडिया की टेरिटरी के अंदर कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। आप चाहें तो यूपी से वेस्ट बंगाल चले जाइए, आप चाहिए तो यूपी से महाराष्ट्र चले जाइए, अगर आप चाहें तो यूपी से दिल्ली चले जाइए, कहीं भी जा सकते हैं विद इन इंडिया। इंडिया की टेरिटरी के अंदर अब्रॉड जाने की फ्रीडम आपको आर्टिकल 21 के थ्रू मिलती है, ओके। याद रखिएगा, अब्रॉड जाने की फ्रीडम आपको आर्टिकल 21 के थ्रू मिलती है। आर्टिकल 19 ये फ्रीडम देता है कि आप इंडिया के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं, ओके। चलिए, अब इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप मूव तो कर सकते हैं, आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। कौन से? पहला, पब्लिक इंटरेस्ट, ये वॉयलेट नहीं होना चाहिए। अब जैसे क्या होता है कि आपको जाना है यूपी से वेस्ट बंगाल, और आपको पता है कि आप जैसे ही वेस्ट बंगाल जाओगे वहाँ दंगे स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम पब्लिक को हो सकती है, तो आपको नहीं जाना है। आपका फंडामेंटल राइट वहीं पे वॉयलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ एसटीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हम बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या है, बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं मैक्सिमम। तो अगर हम लोग चाहें, जैसे यूपी का कोई पर्सन है, दिल्ली का कोई पर्सन है, तो वहाँ जाना चाहे तो आप जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे कुछ नियम हैं, ठीक है। आपको स्पेशल कुछ एंट्री कार्ड लगेगा, या हो सकता है कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पे आप जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ स्पेशल चीज़ें हैं कि जहाँ पर एसटी शेड्यूल ट्राइब्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है, वहाँ पर आपका राइट टू मूवमेंट खत्म हो जाता है, ओके। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ। अब पब्लिक हेल्थ क्यों? पब्लिक हेल्थ में जैसे आ जाती हैं आपकी प्रोस्टिट्यूट्स। प्रोस्टिट्यूट एक कॉन्स्टिट्यूट उसका सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उसके थ्रू ये बोला गया था कि जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं उनको मूव करने का फ्रीडम कहीं कहीं पे कर्टेल कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आ जाता है पब्लिक हेल्थ का मैटर, ठीक है। अगर कोई ऐसा रीज़न है जहाँ हमें पता है कि इनके मूवमेंट से पब्लिक हेल्थ पे असर आ सकता है, तो उनका मूवमेंट रोक दिया जाता है, ओके। अब नेक्स्ट है आपका फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप विद इन इंडिया कहीं भी जाकर रह सकते हो, है ना, सेटल हो सकते हो, ओके। अब चलिए, ये आपके पास फ्रीडम, जैसे आप मान लीजिए वेस्ट बंगाल गए, तो आप वहाँ पर ज़मीन भी ले सकते हो, है ना, आप वहाँ रह भी सकते हो, आप वहाँ घर भी ले सकते हो, सेटल हो सकते हो हमेशा के लिए विद इन इंडिया, ओके। लेकिन यहाँ भी हैं रिस्ट्रिक्शंस, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। पहला, पब्लिक हेल्थ, दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट, और तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ एसटीज। मूवमेंट और रिसाइड करना, कहीं भी जाकर मूव कर जाना, कहीं भी जाने के लिए, और वहाँ पर जाकर रहना, इन दोनों में सेम रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। क्यों? क्योंकि आप जब मूव करके जाओगे तभी आप रुकोगे ना वहाँ पर, रिस्ट्रिक्शन सेम ही होनी चाहिए। पहले रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में वही प्रोस्टिट्यूट्स का आता है, ठीक है। अगर वो मूव करना उनका रोक दिया जाता है तो सिंपल सी बात है, कहीं पर रहना भी रोका जा सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट पे बात नहीं आनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ एसटीज। सिंपल सी वही बात आ जाती है, अगर शेड्यूल ट्राइब्स के कल्चर पे, शेड्यूल ट्राइब्स के लैंग्वेज पे कोई असर आ रहा है आपके कहीं जाकर बसने से, तो आप वहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें ये होता है, कुछ स्टेट्स हैं ऐसे जहाँ पर रोक लगा दी जाती है, वहाँ पर आप नहीं जा सकते, या वहाँ पर आप रुक नहीं सकते, वहाँ पर आप ज़मीन नहीं ले सकते, ओके। तो ये रिस्ट्रिक्शंस है। नेक्स्ट है आपका फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन वट एवर यू वॉन्ट
और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप जैसा चाहो वैसा प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसा चाहो आप वैसा बिजनेस प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। अगर आप चाहो तो एक कोचिंग सेंटर खोल सकते हो, अगर आप चाहो तो आप टीचर बन सकते हो, आप चाहो तो आप डॉक्टर बन सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है, अब ऐसा ना हो क्वालिफिकेशन ही नहीं हो, बोले मुझे तो डॉक्टर बनना है, मेरे पास तो फंडामेंटल राइट है, नहीं। आप वो आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, और ये क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड करेगा स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलिए, अच्छा एक चीज़ और, ये जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमने देखा पहला वाला, इसके अंदर कई सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड कर दी। टाइम टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते गए और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती गई। कौन कौन सी? पहला, राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन, आप शांति पूर्वक डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, बट राइट टू स्ट्राइक नहीं है। यहाँ पर ये पूछा जाता है कि क्या राइट टू स्ट्राइक फंडामेंटल राइट है, तो नो, राइट टू स्ट्राइक फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर राइट टू स्ट्राइक नहीं आता है। दूसरा है इन RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, हमारे पास ये अधिकार है कि हम जान सकें गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में। ओके, और गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में जानना RTI कहलाता है। और RTI किसके अंदर आएगा, तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या RTI राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है, तो हाँ, ठीक है। अच्छा, ये कंफ्यूज करके बोल सकते हैं, जैसे RTI दे दिया कि RTI किसके अंदर आता है, फिर अंदर दे दिया आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, तो आपको आर्टिकल 19 टिक करना होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है प्रेस की फ्रीडम, ये भी इसमें आती है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि प्रेस में क्या होता है, हम एक्सप्रेस ही तो कर रहे होते हैं ना राइटिंग के थ्रू, ठीक है। एडवर्टाइज कर सकते हैं हम, एक्सप्रेशन में ही आएगा। टैपिंग ऑफ फोन्स, अगेंस्ट टैपिंग ऑफ फोन्स, राइट टू फ्रीडम का क्या मतलब है, आप फोन्स को टैप नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू टेलीकास्ट, आप टेलीकास्ट कर सकते हो, है ना, मूवी टेलीकास्ट कर दी। ओके, राइट अगेंस्ट बंद, भारत बंद हो जाता है तो उसके अगेंस्ट आपके पास राइट। राइट टू साइलेंस, अगर आपके पास स्पीच का राइट है ना, बोलने का अधिकार है, तो साइलेंस का भी अधिकार है, आपके पास ये अधिकार है कि आप चुप रह सकते हो, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। फ्लाई नेशनल फ्लैग, आप चाहो तो अपना नेशनल फ्लैग लहरा सकते हो, वो भी एक एक्सप्रेशन की निशानी है, ठीक है। राइट टू रिप्लाई, क्रिटिसिज्म बोलते हैं इसको, आप चाहो तो रिप्लाई भी कर सकते हो, और रिप्लाई क्या है, एक क्रिटिसिज्म है, एक एक्सप्रेस करने का तरीका है। नेक्स्ट है राइट टू पोस्ट वीडियोस ऑन यूट्यूब, अब ये लेक्चर जाएगा यूट्यूब पे, वो राइट किसके अंदर आएगा, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट, इंटरनेट को एक्सेस करके आप लेक्चर सर्च करोगे, तो राइट किसके अंदर आएगा, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर। ओके, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपके राइट टू फ्रीडम में, जो था आर्टिकल 19 हमने देखा था, ठीक है।